तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में और प्रोसेसेस क्या हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी यू आपको इसमें सारा नोट्स सब कुछ मिल जाएगा इसी वीडियो में और आप समझ भी जाओगे, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आपसे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सो बेसिकली यार इस चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स हर प्रोसेस का प्रिंसिपल होता है तो बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दो डीएनए को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बाइन, ठीक है। सो उसमें क्या क्या हथियार चाहिए होता है, जैसे घर बनाने को बालू सीमेंट चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने को क्या टूल्स चाहिए वो पढ़ेंगे। और भैया बनाने में प्रोसेस क्या होता है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यार। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल अगर हम बोले बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना जो यूजफुल हो, ठीक है, काम का हो। जैसे कि अगर मान लो कि अगर इंसुलिन अगर कम है, ठीक है, इंसुलिन कम है तो किसी इंसान से इंसुलिन जीन लो और उसको आर्टिफिशियली बना देंगे तब हम बहुत सारा, सो वो कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। सो डेफिनेशन बेसिकली यही है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया है, मतलब सेम ही निकलता है, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। साइंस को यूज़ करो, ऑर्गेनिज्म को यूज़ करो और प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाओ यूजफुल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिला के। अब बात करते हैं यार प्रिंसिपल्स क्या है। सो देखो बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हम डीएनए को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, डीएनए को लेंगे, उसके बाद उसको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डीएनए होगा उसको होस्ट में डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, थोड़ी देर में भी आपको पता चलेगा। और दूसरा इसका प्रिंसिपल्स में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। जिस होस्ट में डीएनए को डाल दिया जाएगा ना, उस होस्ट को एक स्टेराइल, एक गुड इन्वायरमेंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो ग्रो करे और मेरा लार्ज क्वांटिटीज़ में मेरा जो प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। उसके लिए स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली यार जेनेटिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म को आप मॉडिफाई करो तो आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो अपना डिजायर जो जीन होता है, ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करो और उस डीएनए में आपका जो डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करो पहले, ठीक है। उस डीएनए को आप लेके होस्ट में डाल दो, ठीक है, और होस्ट को डालने के बाद क्या है उसको मेंटेन करो, ठीक है, ताकि वो जो तुम्हारा डीएनए है, जब होस्ट एक बैक्टीरिया से दो बनेगा तो तुम्हारा डीएनए भी उसका अंदर है तो वो भी दो बन जाएगा, ठीक है। सो भैया अब ये बनते कैसे हैं, चलो वो थोड़ा देख लेते हैं। सो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है, देखो पूरा बायोटेक्नोलॉजी यही डायग्राम में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये मेरा डीएनए है, इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो पहले मैं इसको काट लूँगा, ठीक है, इसको मैं पहले काट लूँगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जिसको चाहिए मेरे को काटना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। थोड़ी देर बाद आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होगा उसको मैं आइसोलेट कर लूँगा, ठीक है, और बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको भी मैं काट दूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ घुसा दूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये करने के बाद क्या होगा, मैं बैक्टीरिया में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डेट इज उसका प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको मैं डाल दूंगा। अब ये डालने से क्या होगा कि बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा ना, ये देखो एक से जब दो बनेगा बैक्टीरिया तो उसके साथ साथ उसका प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, तो इसका प्लाज्मिड के साथ मेरा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली फंडा यही है। और ये जो प्लाज्मिड के साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसी को मैं कहता हूँ आरडीएनए, डेट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों, बिकॉज यहाँ डीएनए जो है रिकॉम्बाइन हो चुका है, ठीक है। सो अभी आप जो अगला फिगर देखेंगे आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स जितना है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या है कि ये बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, ठीक है। उसको मैंने आइसोलेट किया, ठीक है, उसको आइसोलेट करके मैंने काट दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जैसे इंसुलिन जीन उसको मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, देखो पिंक कलर का, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब ये जो मेरा डीएनए बना है ये हम कहते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बाइंड डीएनए, ठीक है। अब इसको मैं होस्ट में डाल दूंगा।
होस्ट में डालने का भी बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि जीन गन मेथड, बायोलॉजिस्टिक मेथड, ठीक है, और माइक्रो इंजेक्शन, हीट शॉक मेथड, ये थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जब इसको मैं बैक्टीरिया में डाल दिया, ये हो गया मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। होस्ट का फिनोटाइप को अल्टर कर दूंगा अब थोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन करके इसको ग्रो करने दूंगा, ताकि ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो इसका प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, और इसके साथ साथ जितना बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा उतना ही उसका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, और प्लाज्मिड के साथ साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करते रहेगा, ठीक है। सो पूरा बेसिकली फंडा बायोटेक्नोलॉजी का यही है, RDNA टेक्नोलॉजी का, ठीक है दोस्तों। सो चलो अभी 1 बाय 1 स्टार्ट कर देते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें चाहिए होता है। काम क्या है इसका, काटना काम है, ठीक है, काटना, इसे हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। पॉलीमेरेस एंजाइम चाहिए होगा हमें PCR रिएक्शन के लिए, थोड़ी देर में पता चलेगा। हम लोग का जो डिजायर जीन होता है DNA, वो चाहिए। DNA लेंगे, उसमें से अपना डिजायर जीन, जैसे कि इंसुलिन लिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। DNA लाइगेस एंजाइम चाहिए होगा ताकि वो जोड़ पाए होस्ट के साथ, ठीक है। प्लाज्मिड जो है उसका DNA के साथ हमारा डिजायर जीन जोड़ पाए। वेक्टर चाहिए जो व्हीकल हिसाब से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके होस्ट में डालेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जो रेप्लिकेट करेगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करे, ठीक है। और इसको स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन करके मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगा विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर एक ऐसा मशीन है जिसमें 100 से 1000 लीटर का टंकी होता है। इसमें मैं मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल में डालूंगा माइक्रोब्स, वो बायोलॉजिकली अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैं सारा मटेरियल्स एंजाइम्स जो भी चाहिए होता है सब कुछ सप्लाई कर दिया रहता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद एट दी एंड पार्ट में आपको पता चल जाएगा ये चीज़, ओके दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं विद दी 1 बाय 1, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, तो उसका काम है DNA को काटना, इसलिए हम इसे मोलिकुलर सीजर कहते हैं, ठीक है। तो 1963 में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था, एस्चेरिया कोली से, 2 टाइप का, ठीक है। सो इसमें 2 टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, एक जो था आपका DNA में मिथाइलेट करता था, और दूसरा जो था वो DNA को काटता था। सो जो काटता है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये DNA का स्पेसिफिक पोजीशन को ही काटेगा। सपोज ATG अगर सीक्वेंस है DNA में और TAC है, सो ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही काटेगा। सपोज A और T में ही काटेगा, इसके अलावा ये कहीं और नहीं काट सकता, ठीक है। सो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में ही है, तो इस हिसाब से तो वो बैक्टीरिया का भी DNA काट देना चाहिए था, है कि नहीं। बैक्टीरिया का DNA अपने आप को, बैक्टीरिया अपना DNA को कैसे प्रोटेक्ट करता है, सो उसके लिए उनके पास एक दूसरा एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस तरीके से जाके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। अब जब ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ A और T को आइडेंटिफाई कर रहा था। A में जब मिथाइल ग्रुप लग गया तब ये इसका कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से बैक्टीरिया अपना DNA को प्रोटेक्ट करता है बाय मिथाइलेशन करके, ठीक है। सो यही था इसके बारे में। सबसे पहला जो आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है, वो था आपका HindII2, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं 230 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है काटना। सो ये न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये DNA है सपोज, ठीक है, ये DNA है डबल स्ट्रैंडेड। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डायरेक्ट ये कॉर्नर से काटेगा 3' टू 5' कोई भी कॉर्नर में अगर काटता है तो बाहर तरफ, डेट इज वो हो गया तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो विद इन द DNA काटेगा स्पेसिफिक पोजीशन में, ठीक है, विद इन द DNA, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और एंजाइम्स के भी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी नाम लिखे के रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल देकर मैं समझा देता हूँ, EcoR1 का, ठीक है, EcoR1 का एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। तो पहला जो लेटर होता है, ठीक है, पहला जो लेटर होता है वो इंडिकेट करता है जेनस का नाम। उसके बाद का जो 2 लेटर होता है वो इंडिकेट करता है तुम्हारा स्पेसीज का नाम। जैसे E से एस्चेरिया, ठीक है, C से हो गया तुम्हारा कोलाई, ठीक है। और उसके बाद जो एक लेटर होगा कैपिटल लेटर, वो मेंशन करेगा कि आप कौन सा स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किए हैं, ठीक है। हमने इस रेस्ट्रिक्शन EcoR1 को आइसोलेट किया था फ्रॉम RY13 स्ट्रेन से, ठीक है। और ये जो 1 है वो सिग्निफाई करता है कि आप उसको कौन से ऑर्डर में आइसोलेट किया है, मतलब कि ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा एंजाइम आइसोलेट किया जाता है इकोलाई से, ठीक है, यही स्ट्रेन से, तो मैं उसको 2 दे दूंगा। उसके बाद अगर होगा तो उसको मैं 3 दे दूंगा, ठीक है। सो ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का
नेमिंग का प्रोसेस है, ठीक है। आपको इको R1 के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है स्पेसिफिक पोजीशन में ही कट करता है, मैंने बोला था, ठीक है। अब ये कैसे सीक्वेंस में कट करता है, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो बोथ साइड से सेम रीडिंग मरता है, जिसे मलयालम हम कहते हैं ना। अब देखो ये सीक्वेंस को देखो, GAATTC, ठीक है। अब इसका उल्टा से पढ़ो, GAATTC, दोनों तरफ से सेम रीडिंग मार रहा है कि नहीं। तो ये हमेशा इस तरीके से 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक पोजीशन में काटेगा, ठीक है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक पोजीशन में काटता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन में काट देता है, ठीक है। सो चलो दिखाते हैं काट के क्या रिजल्ट करवाता है। सो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये 2 तरीके से काट सकता है, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रेन को, अगर सपोज ये 6 स्ट्रेन को ये आइसोलेट किया, ठीक है, ये इसका 6 बेस पेयर स्ट्रेन है, ठीक है। अगर ये इको R1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। इको R1 हमेशा AG का बीच में कटता है। अगर यहाँ एक कटा और यहाँ एक कटा तो हम लोग का रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखो ये ओवरहैंग कर रहा है, मतलब लटक के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग्स, बाय ऐसा एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ एक काटा, ठीक है, यहाँ में एक काटा और इसका अपोजिट में ही सीधा काट दिया, तो क्या होगा, आपका डायरेक्टली ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। सो इसमें कोई ओवरहैंग नहीं होता, इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड, ठीक है। सो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टिकी एंड यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो कट के ऐसा पोजीशन में है ना, ऐसा पोजीशन में जो ये DNA है, अब इसमें जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इस तरीके से लग जाएगा ना, तो ये मतलब बड़ा अच्छे से फिट हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखो कॉम्बिनेशन बड़ा मस्त होगा, फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टिकी एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ में जैसे एक डायग्राम दिखा दिया स्टिकी एंड का, देखो ये सपोज मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये सपोज मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये मेरा वेक्टर है। वेक्टर मतलब प्लाज्मिड जो मैंने बैक्टीरिया से लिया, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा। सो मुझे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा। देखो यहाँ काट के मैंने तुम्हारा स्टिकी एंड बना दिया, और ये वेक्टर को भी काट के मैंने स्टिकी एंड बना दिया, ठीक है। स्टिकी एंड बनाने का बाद क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज इसको मैं ज्वाइन कर दिया, तो देखो कितना फर्म हो चुका है, कितना मजबूत हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली आपका NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ में 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया गया हुआ है, ये हमारा वेक्टर DNA है, ये मेरा फॉरेन DNA है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, देखो ये हमेशा इको R1 हमेशा G और A का बीच में काटता है, तो देखो दोनों में G और A का बीच में काटा है और स्टिकी एंड बना दिया, और स्टिकी एंड को जोड़ दिया गया है विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज, ठीक है। और ये हमारा यही हमारा बन चुका है रिकॉम्बिनेंट DNA, rDNA, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि ये मेरा फॉरेन DNA, ये वेक्टर, दोनों को काट के मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा बन गया rDNA। अब इसको मैं होस्ट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, और जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड करेगा उसका मेरा प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा, और प्लाज्मिड के साथ मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो कोई फंडा इसमें कुछ नहीं है। सो उसके बाद क्या होता है कि ये चलो हम उसमें पढ़ लेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि डिजायर जीन। डिजायर जीन वो है जो आप जो DNA लेंगे उसमें से आपका जो डिजायर जीन होगा वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है DNA लाइगेस। सो DNA लाइगेस वो है जिसे हम मोलिकुलर ग्लू भी कहते हैं, मोलिकुलर ग्लू, क्योंकि ये DNA को चिपका के रख देता है, ठीक है। मतलब 2 एंड कटा हुआ DNA को ज्वाइन करता है। ये सबसे पहले हरगोबिन खुराना ने डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट है, इनके बारे में थोड़ा जानना अच्छी बात है, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। बुक में उतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है, पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इंडियन साइंटिस्ट है भाई। और वेक्टर क्या है, वेक्टर वो है द कैरियर DNA, ठीक है, डिटेक्ट एज ए व्हीकल टू कैरी डिजायर जीन। हमारा जो डिजायर जीन होगा उसको कैरी करेगा, डेट इज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड को मैं अपना डिजायर जीन ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा वेक्टर हिसाब से काम करेगा, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे प्लाज्मिड फेजेस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, कोजमिट्स, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जैसे बेक, येक, ये सब आप लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। सो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA है, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया DNA है, उसके अलावा इसके यहाँ स्मॉल सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, इससे हम कहते हैं प्लाज्मिड। वी ऑल्सो कॉल इट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक है। अब चलो क्लोनिंग वेक्टर क्या है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिडिक क्लोनिंग वेक्टर है, जहाँ मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करूँगा, ठीक है।
सो क्लोनिंग वेक्टर का भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने मतलब हॉस्टल में जाके आराम से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करे, ठीक है। हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, डेट इज़ की प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड के अंदर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, जिससे मेरा ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा वेक्टर के साथ अपना डीएनए को, वो मल्टीप्लाई करे, ठीक है। जैसे जैसे वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा मेरा डीएनए भी मल्टीप्लाई करना करता है, ठीक है। और ये आराम से हमें हेल्प करता है वेक्टर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने का। क्या है ये चीज़ अभी थोड़ी देर में आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में चलिए आपका सब क्लियर हो जाएगा यहाँ में, ठीक है। सो क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्टिंग डीएनए, ठीक है। हमारा जो डीएनए चॉइस का होगा उसको डालेंगे हम, जिसमें उसी को हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर्स का भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है। क्या क्या होना पड़ेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट एंड वेक्टर फॉर क्लोनिंग्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो ये वन बाय वन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये कह रहा है कि कोई भी वेक्टर हम चूज करें उसमें क्या है कि हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही पड़ेगा। ये यदि हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना पड़ेगा। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो है जहाँ से हम लोग का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वेक्टर में, ठीक है, प्लाज्मिड में। सो एक प्लाज्मिड में जितना ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। सो इफ़ मेनी कॉपीज आर टू बी रिकवर्ड वेक्टर मस्ट हैव हाई कॉपी नंबर, ठीक है। हाई कॉपी नंबर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सो ये पहला हम लोग को चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है कि आपका वेक्टर में आपका प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। आपका बुक में एक फिगर दिया हुआ है PBR322, इट इज़ ए वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड है ये, इकोलाई से आइसोलेट किया गया है। उसमें क्या होता है कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक और एक टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, ठीक है, नॉर्मली। सो क्या होता है कि ये जब प्लाज्मिड एक नॉर्मली इस तरीके से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा ना, और इस बैक्टीरिया को अगर मैं एम्पिसिलिन दूंगा तो इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्लाज्मिड का पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। सिमिलरली अगर मैं टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक देता हूँ इस बैक्टीरिया को तो इसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। सब ये कैसे हेल्प करता है रेजिस्टेंट जीन्स ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बैक्टीरिया से तो प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया, ठीक है। प्लाज्मिड आइसोलेट करके सपोज ये वाला रीजन में मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ डाला तो उसका क्या हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन जो रीजन है ये तो कट के निकल गया है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के मैंने निकाल दिया और अपना डीएनए डाल दिया वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट का, और उसके बाद उसको मैंने बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। मतलब जितना भी प्लाज्मिड में सब किया मैंने सबको ट्रांसफ़र कर दिया। सो देखो ये एक बैक्टीरिया है जिसमें मेरा ट्रांसफॉर्म मतलब गया हुआ है प्लाज्मिड, और ये एक बैक्टीरिया है उसी कल्चर डिश में जिसमें मेरा प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट नहीं गया है। सो जिसमें गया है उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म सेल, और जिस बैक्टीरिया में हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया उसे हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मिक्सचर होगा ना, ये जो मेरा मिक्सचर होगा इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जिसमें गया है नहीं गया है। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एम्पिसिलिन दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं एम्पिसिलिन, ये मिक्सचर को मैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दे दूंगा। अब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देने से क्या होगा, अब देखिए एम्पिसिलिन देने से ये बैक्टीरिया तो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर में ये वाला प्लाज्मिड डाला है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। पर ये वाला बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करेगा, ये मर जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका पास तो कोई प्लाज्मिड है ही नहीं, तो प्लाज्मिड नहीं है तो उसको कौन एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करवाएगा इस बैक्टीरिया को, ठीक है। सो इस तरीके से जितना भी नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो सारा मर जाएंगे और मेरा रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और मैं फिर फाइनली इसी रिकॉम्बिनेंट को कल्चर करूँगा। सो इन दिस वे ये सेलेक्टेबल मार्कर हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया क्लोनिंग साइट। सो वेक्टर में क्लोनिंग साइट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्लोनिंग साइट क्यों होना पड़ेगा, तभी तो जाके वहीं क्लोनिंग साइट वो साइट है जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा, ठीक है। क्लोनिंग साइट वो साइड है जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटेगा। ये फिगर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है PBR322, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो बहुत सारा क्लोनिंग साइड है, बम H1 का है, इकोर R1 का है, ठीक है, PST1 का है, बहुत सारा है। पर इसमें मज़े की बात क्या है कि हर चीज़ के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। सपोज बम H1 सिर्फ यहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्शन साइट यही है,
ठीक है। इको R1 सिर्फ यहीं काटेगा क्योंकि उसका रेस्ट्रिक्शन साइड यहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक वेक्टर होता है और यहाँ सपोज इको R1 का यहाँ भी है, इको R1 का यहाँ भी है, इको R1 का यहाँ भी है, तब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर जगह काट देगा। सो हम ऐसा वेक्टर सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। जनरली हम ऐसा वेक्टर लेते हैं जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही हो, ठीक है। और अगर 10 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 अलग अलग है, ठीक है। हम तो एक ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो हमने अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पढ़ा, ठीक है। उसका एक अल्टरनेटिव भी वे है, ठीक है। अल्टरनेटिव वे है आपका मतलब सेलेक्ट करने का, आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, क्रोमोजेनिक उसको हम कहते हैं एक्स गल, ठीक है। ये क्या करता है, ये जाके बीटा गैलेक्टोसाइड को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है जीन को, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो प्लाज्मिड, सपोज ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड और ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो ट्रांसफॉर्म्ड में हमारा बैक्टीरिया मतलब ट्रांसफॉर्म्ड में हमारा प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ये बैक्टीरिया में, ठीक है। पर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में हमारा प्लाज्मिड है नहीं, तो वहाँ प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। सो क्या होता है कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलर प्रोड्यूस करेगा। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें रहता है जो बैक्टीरिया में, वो जाके बनाता है तुम्हारा कलरलेस कॉलोनी, ठीक है, कलरलेस कॉलोनी। और जिस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है नहीं है, वो जाके बनाता है तुम्हारा ब्लू कॉलोनी। सो हम आराम से सेलेक्ट कर लेंगे, जो मेरा वाइट कॉलोनी होगा मुझे पता चल जाएगा भाई वही मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसी में है। सो मैं सिर्फ उसी को लेके कल्चर करूँगा, ठीक है। सो इस फिगर में देखिए ये वाइट कॉलोनी और ब्लू कॉलोनी फॉर्म किया। ये ब्लू कॉलोनी मतलब जिस डीएनए में मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं घुसा हुआ है, ठीक है। और ये वाइट कॉलोनी मतलब जिस बैक्टीरिया में मेरा प्लाज्मिड घुसा हुआ है। सो मैं इसी को लेके कल्चर करूँगा, ठीक है। सो ये अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, सिलेक्शन करने का, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो अभी बात करते हैं वेक्टर यूज फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट, ठीक है। सो प्लांट में क्लोनिंग करने के लिए अगर बात करें तो हम बेसिकली टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। सो ये नॉर्मली क्या करता है, प्लांट में जाकर ये ट्यूमर कोस करता है, ट्यूमर, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका जो प्लाज्मिड में जो ये ट्यूमर कोस होना करने वाला जो पार्ट है, क्यों ना उसको हटा दें। इस पार्ट को अगर मैं हटा दूं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, तो इससे क्या होगा कि प्लांट में जो मैं कैरेक्टर डालूंगा वो भी प्लांट में आ जाएगा और उसको मतलब ट्यूमर जो हो रहा था नुकसान वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लांट के लिए ये टीआई प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। सिमिलरली एनिमल का केस में कौन सा वेक्टर यूज करते थे, रेट्रोवायरस का जो पैथोजेनिक पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाद में जब नॉन पैथोजेनिक हो जाता है तो उसको एनिमल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। सो यही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम का बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट समझने के लिए फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये वो प्लाज्मिड है, ये वाला रीजन जो ट्यूमर कोज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा यहाँ में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। उसके बाद इसको प्लांट में इन्फेक्ट करने दिया, तो क्या हुआ कि मेरा जो डिजायर कैरेक्टर था वो जाके प्लांट में हुआ और फिर मेरे को प्लांट विथ न्यूट्रिएंट्स मिला, ठीक है। जो मैं जीन चाहता था वो प्लांट में चला गया, ठीक है। अब होस्ट सेल क्या है, होस्ट सेल वो है जहाँ मैं अपना वेक्टर के थ्रू से मैं अपना डिजायर जीन को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो कॉमनली इकोलाई बैक्टीरिया को हम होस्ट सेल यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, लेबोरेटरी में आराम से कल्चर हो जाता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड कंसेंट करता है, ठीक है, और इजी टू हैंडल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। सो अगर पैथोजेनिक हुआ तो अच्छा है, मतलब इतना आराम से बैक्टीरिया हिसाब से आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर एक लॉन्ग लाइफ स्पेन अगर लॉन्ग हुआ तो भी आपका नुकसान है। एक को रेप्लिकेट करने में अगर 5 साल लगते हैं तो कितना नुकसान है। पर इकोलाई में क्या है, 19 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है कि नहीं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मेरा जो रिकॉम्बाइंड डीएनए है वो मैं होस्ट में कैसे डालूंगा, सो उसका भी कुछ मेथड है, जैसे कि हीट शॉट मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड और यूज ऑफ डिशम पैथोजन। तो चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। एक क्या करूँगा मैं,
एक इसमें मतलब एक वेसल ले लूँगा, उसमें मैं अपना बैक्टीरिया, ठीक है, और अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों डाल दूंगा। उसके बाद उसमें डाइवैलेंट कैटायन डाल दूंगा, और जब डाइवैलेंट कैटायन डाल दूंगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया में पोर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, थोड़ा पोर बन जाएगा, ठीक है, होल टाइप, और उस होल से मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुस जाएगा। इसे हम कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। हीट शॉक मेथड में क्या होता है तुम्हारा, हीट शॉक मेथड में क्या होता है, पहले मिक्सचर ऑफ आरडीएनए और होस्ट सेल को हम गर्मी में इंक्यूबेट करते हैं, फिर आइस में रखते हैं, फिर 42 टेम्परेचर में रखते हैं गर्मी में, फिर आइस में रखते हैं। ऐसा कर देने से बैक्टीरिया ऑटोमेटिक आरडीएनए को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। इसे हम हीट शॉक मेथड कहते हैं, ठीक है, मतलब गरम ठंडा याद रख लेना, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, अगर एनिमल का बात करें तो एनिमल में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नीडल लेके इसका न्यूक्लियस में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देना है, ठीक है। कॉमन फॉर एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन। और प्लांट सेल में बात करें तो हम बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, होस्ट सेल को हम बॉम्बार्ड कर देते हैं, किसके साथ, विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें एक गन की तरह इधर आएगा और उसमें मेरा गोल्ड और टंगस्टन का ऊपर में मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहेगा, ये सीधा इसके साथ बॉम्बार्ड करके मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधा अंदर डाल देगा। ये प्लांट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और डिशम पैथोजन का बात करें तो अभी मैंने टीआई प्लाज्मिड का बात किया था और रेट्रोवायरस का बात किया था, ठीक है। मतलब पैथोजेनिसिटी पार्ट को हटा देंगे और उसके बाद उसको मतलब डिशम करके अपना मतलब डिजायर्ड डीएनए को डाल के उसको इन्फेक्ट करने को भेज देंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन है जिसमें डायरेक्टली न्यूक्लियस में डालेंगे, और ये तुम्हारा जिन गन मेथड है, ठीक है। बंदूक की तरह होता है, सीधा गन करके शूट कर देंगे, ठीक है, बम्बार्ड कर देंगे हमारा हॉस्टल के साथ, ठीक है, कोटेड विथ मतलब गोल्ड पार्टिकल व टंगस्टन के साथ, ठीक है। गाइस ये जस्ट मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है, क्विक रिवीजन, ठीक है, अलोंग विद द नोट्स, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका नीट एग्जाम के बाद में हर चैप्टर का स्टार्ट करूँगा, अभी जस्ट क्विक रिवीजन है, ओके गाइस। और यार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है। सो यार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। सो यार सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, है कि नहीं, हम लोग का जो डिजायर जीन है। सब पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सो आइसोलेशन कैसे करते हैं डीएनए का अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है इसको काटना, भाई जो डीएनए आ चुका है उसको काटो अब, ठीक है, काट लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो कटा हुआ टुकड़ा जो डीएनए है, ठीक है, ये टुकड़ा डीएनए को हमें मतलब फ्रेगमेंट में इसको अच्छे से ऑब्टेन करना है, उसको हम ऑब्टेन करेंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है कि ये जो हमारा डीएनए मैंने फाइनली जो प्योर डीएनए ऑब्टेन कर लिया, इसको मेरा वेक्टर के साथ लाइगेट कर देना है, ठीक है। और जब वेक्टर के साथ लग गया, रिकॉम्बाइंड डीएनए बन गया, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट पे, ठीक है। और जब होस्ट पे ट्रांसफर हो गया तो होस्ट को कल्चर करेंगे और अपना डिजायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो डीएनए को आप कैसे आइसोलेट करोगे। सो डीएनए में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल है, ठीक है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अंदर में हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम लाइजोसोम के साथ उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है तो उसे हम सेलुलोज के साथ ट्रीट करेंगे ताकि उसका सेल वॉल टूट जाए। और अगर एनिमल सेल व फंगस है तो उसे हमें कैटिनेस के साथ ट्रीट करेंगे। पर अब क्या होता है कि सेल के अंदर में तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, तो फिर क्या होगा, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए राइबोन्यूक्लियस डाल दूंगा और प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएस डाल दूंगा। सो ऐसा करने के बाद जो मेरा डीएनए होगा उसको मैं चील इथानॉल, उसमें मैं चील इथानॉल डाल दूंगा, ठीक है। और उसको मैं स्पूलिंग करूंगा, मतलब एक चम्मच लेके इस तरीके से जब रोटेट करेगा तो मेरा डीएनए चिल्ड होके बाहर आ जाएगा, ठीक है, चिल्ड इथानॉल डाल दूंगा। सो इस तरीके से हम अपना डीएनए जो है आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपना डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ कह दिया गया है। अब डीएनए आइसोलेट कर दिया तो नेक्स्ट मेथड क्या होता है, उसको काटना होता है, ठीक है, काट के स्टिकेंड बनाना होता है, ठीक है। और जो डिजायर्ड जीन है उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, चलो बता देता हूँ आपको। डायग्राम तो यहाँ में था एक्चुअली बढ़िया सा, इसलिए यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, यहाँ देखिए बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक प्लेट होता है, ठीक है, इस तरीके से, उसमें हम जेल डालते हैं और वो जेल क्या का होता है, अगारोस पॉलीमर का, ठीक है। इसे हम अगारोस जेल कहते हैं, अगारोस होता है, ठीक है। अगारोस एक पॉलीमर है जो सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये पॉलीमर में डाल दिया इस प्लेट में, और उसके बाद डालने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दूंगा, एक कैथोड और एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है।
उसके बाद अपना डीएनए सैंपल यहाँ दुनिया भर का कटा हुआ लोड कर दूंगा और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दूंगा। आपको पता है डीएनए इस नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं। सो क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके डीएनए इस तरफ एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना जल्दी भागेगा, उतना दूर भागेगा, जो जितना भारी होगा वो उतना पीछे रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट मिला आप इसे देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, ठीक है। सो अब इसको कैसे देखेंगे, सो इसको देखने के लिए हम इसे स्टेनिंग कर देते हैं, याद रखना विथ इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करेंगे। सो आपको इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करते ही नहीं दिखेगा, देखने के लिए आपको आफ्टर दिस स्टेनिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोजर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ में जब आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोज कर देंगे तो आपको इस तरीके से ऑरेंज बैंड दिखेगा। किस तरीके से, इस तरीके से ऑरेंज बैंड दिखेगा। मतलब देखो आपका डीएनए आपको दिख रहा है। सो अब क्या करोगे, जिस तरीके से आइसक्रीम खाते हो चम्मच से निकाल के, उसी तरीके से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप आउट कर लोगे, ठीक है, निकाल लोगे। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन, ठीक है। डीएनए को निकालने को हम जो डीएनए बैंड को जो निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। सो नोट के लिए यहाँ में एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार लेना, हो जाएगा। सब चीज़ जो मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आते हैं, कहाँ थे हम, चलो हम लोग का डीएनए आइसोलेट हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट भी हो गया, ठीक है। जो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, काटेंगे, वेक्टर को भी काटेंगे और अपना जीन ऑफ डीएनए को भी काटेंगे, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के उसको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और वही बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो चलो ऑलरेडी हमने इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत बार देख लिया। सो अगर आपके पास जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपके पास अगर बहुत कम है, ठीक है, सो आप उसको एक टेक्निक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। उस टेक्निक को हम कहते हैं पीसीआर, ठीक है गाइस। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं पीसीआर, ठीक है। उस टेक्निक को हम कहते हैं पीसीआर। ये पीसीआर मशीन है। सो बेसिकली पीसीआर में 3 स्टेप होता है, याद रखना, डाई, ठीक है, डी से डीनेचुरेशन, ए से एनिलिंग, ई से तुम्हारा हो गया एक्सटेंशन। तो चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो डीएनए जो हमारा होता है देखो डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ में देखो डबल स्टैंडर्ड है। सो पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ देना, सिंगल स्टैंड बना देना बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है। यहाँ 96 डिग्री टेम्परेचर होता है। सो देखो हीट अप्लाई करके मैंने 2 स्टैंड बना दिया पहला स्टेप में, ठीक है। 2 डीएनए टूट चुका है, ठीक है। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है कि हम इस पर प्राइमर ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली सारा रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में होता है, उस टेस्ट ट्यूब में हम प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज सब डाल के रखते हैं, ठीक है। सो दूसरा स्टेप है हमारा एनिलिंग, ठीक है। एनिलिंग में क्या होता है, हमारा प्राइमर आके बाइंड कर देता है, दोनों अलग अलग स्टेज में हमारा प्राइमर आके बाइंड करता है। क्यों, ताकि पॉलीमरेज आके हमको न्यूक्लियोटाइड एंड करके इस तरीके से इसको लेके जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसमें हम टेक पॉलीमरेज मतलब डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। सो अब नॉर्मली हम डीएनए पॉलीमरेज नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर होता है अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो उतना टेम्परेचर में हमारा नॉर्मल ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डीनेचर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम स्पेसिफिक एक अलग टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लाते हैं, एक अलग बैक्टीरिया से, जिसे हम कहते हैं थर्मोफिलस एक्वाटिकस, ठीक है। ये बैक्टीरिया थर्मोफिल रीजन में होता है, मतलब जहाँ वोल्केनो बहुत गर्मी रीजन में वो पाया जाता है, ठीक है। सो वहाँ में सर्वाइव करता है, मतलब इसका पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है, मतलब झेल सकता है। तो इसलिए हम इसका पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, इससे पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पॉलीमरेज को हम कहते हैं टेक पॉलीमरेज, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो डीएनए होगा वो आके पॉलीमरेज होगा, इस तरीके से आके दोनों प्राइमर में बाइंड कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और बाइंड करने के बाद आपको पता है रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोटाइड, हमेशा 3 डेज में एंड होगा, तो इस तरीके से एंड होते जाएगा। सपोज ये AT है तो यहाँ में क्या होगा TA, इस तरीके से ऐड करते जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये ऐड करेगा और एक्सटेंड करते जाएगा, मतलब इस तरीके से करके एक स्ट्रैंड जो था हमारा उसको 2 बना देगा। सो ये लास्ट वाला स्टेप को हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, जिसमें 2 कॉपी मेरा बना देगा। सो अल्टीमेटली देखो एक डीएनए था मेरा 1 से 2 बन गया इन दी 1 साइकिल, और इसका अगर मैं सेकेंड साइकिल करूँ तो क्या होगा, इसका फिर 2 बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड और इसका 2 बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से पीसीआर में हम जितना साइकिल चलाएंगे उतना ही हमारा बनते जाएगा,
ठीक है। सो बता रहा हूँ स्टेप क्या था। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए का टूट जाना, एनिलिंग मतलब प्राइमर लग जाएगा, फिर हमें टेक पॉलीमरेज चाहिए होगा, टेक पॉलीमरेज लग जाएगा और न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। एक्सटेंशन में क्या होता है, कंप्लीटली एक्सटेंड करके हमारा एग्जैक्ट कॉपी दूसरा डीएनए बना देता है, ठीक है। नोट के लिए आप यहाँ में देख लो एक बार, जितना मैंने बोला वही सब चीज़ें है, ठीक है। यहाँ देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया से आइसोलेट करता है, तो थर्मोफिलस एक्वाटिकस, ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। सब अगला काम होता है, अगला काम होता है जब मेरा मतलब काट लिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी डाल लिया, ठीक है। सो अगला काम होता है मेरा उस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना, ठीक है। दैट इज होस्ट को कॉम्पिटेंट कि तुम ले लो भैया मेरा डीएनए, ठीक है। सो वो बहुत सारा मेथड से अचीव किया जाता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है, प्लांट के लिए डिसआर्मिंग पैथोजन, ये सब पढ़ लिया ऑलरेडी मैंने, ठीक है। और इसको जब आप डाल दोगे उसमें मतलब अपने होस्ट पे, ठीक है, सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ठीक है। सो क्या होगा कि वो रेजिस्टेंट होगा फ्रॉम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा। और उसको जब आप मतलब एम्पिसिलिन अगर प्लेट में जब उसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ डालोगे तो क्या होगा, जो मतलब होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया रहेगा जिसका पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया विल ग्रो। और जो बैक्टीरिया नहीं, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं लिया है मेरा, तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है नहीं, तो वो नॉन ट्रांसप्लांट वाला मर जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सेलेक्टेबल मार्कर हिसाब से काम करता है, ठीक है। और वो जो हमें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड वाला, इसको लेके मैं बढ़िया से कल्चर करूँगा ताकि ग्रो करूँगा, ठीक है। सो यही होता है, देखो ये मेरा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है बैक्टीरिया और ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, इसका प्लाज्मिड में मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंस है, ठीक है। सो इसको जब मैं एम्पिसिलिन के साथ ट्रीट किया तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है, ये वाला बच जाएगा और ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये मर जाएगा। तो मैं आराम से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, देखो, और सेलेक्ट करके इसको लार्ज स्केल में ग्रो करूँगा। सो कल्चरिंग करूँगा। कल्चरिंग मतलब कल्चरिंग द होस्ट सेल, और उसको मैं फिर उसका अपना डिजायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो कल्चर किस में करते हैं? कल्चर हम लार्ज वेसल में करते हैं, जिसे हम बायोरिएक्टर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा हम उसे आइसोलेट करके सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और उसे हमारा डिजायर जो प्रोडक्ट है उसे आइसोलेट करके सेपरेशन प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो बायोरिएक्टर तो होता है, ठीक है। बायोरिएक्टर बेसिकली ऐसा है कि इन बायोरिएक्टर रॉ मटेरियल जो हमारा माइक्रोप्रोसेस जो भी डालेंगे हम, ठीक है, और बायोलॉजिकली कन्वर्ट होता है हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें हम सारा चीज़ डाल देते हैं, जितना एंजाइम चाहिए, जो चाहिए सारा सुविधा डाल देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली होता है तुम्हारा स्टाइरल टैंक में, ठीक है। सो बायोरिएक्टर को हम स्टाइरल टैंक भी कहते हैं, और उस टैंक में सारा सिस्टम रहता है, देखो, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, जो टेम्परेचर चाहिए वो दे पाएंगे, पीएच को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। और जितना एंजाइम है, विटामिन है, सब डाल देंगे हम, ठीक है, ताकि हमारा जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो वो हमें मिल जाए, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस लाइक फार्मास्यूटिकल वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन तो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना पड़ता है ना। सो देखो, बेसिकली आपका ये दो टाइप का स्टाइरल टैंक होता है, एक सिंपल और एक स्पर्क, ठीक है। सो दोनों में बेसिकली काम है कि ये डिफरेंस क्या है कि इसमें ये ब्लेड स्टाइरर होता है जो रोटेट करता है पूरा मिक्सचर को। इसमें हम जो भी अपना सामान डालेंगे ना, होस्ट और होस्ट के साथ जो भी न्यूट्रिएंट डालेंगे उसको मिक्स करेगा, और यहाँ में बस वो ब्लेड नहीं होता, ठीक है। सो यही जो डिफरेंस है। सो बायोरिएक्टर यही होता है, इसका कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर होता है, तो आप इमेजिन करो आपका कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। सो जो आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन के आप क्या करेंगे, उसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे, और फाइनली अपना प्रोडक्ट को फिनिश करके रेडी कर देंगे। सो इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और बायोरिएक्टर में जो रिएक्शन होते रहता है उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। और लास्ट आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी का। सो बायोटेक्नोलॉजी का डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन किया जाता है जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, बायोरिएक्टर में, सो दैट द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज ए फिनिश प्रोडक्ट, ताकि हम उसे मार्केट कर पाएँ। सो बेसिकली इसमें क्या इन्वॉल्व होता है स्टेप्स, कि पहले जो प्रोडक्ट हो उसे प्रिजर्वेटिव के साथ ऐड कर दो, और जो भी आपका ड्रग जो भी आपका वैक्सीन एंटीबायोटिक बना उसको क्लिनिकल ट्रायल कराओ, बिना वो कराए आप कैसे उसको मतलब रेडी करोगे, ठीक है।
उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करो, अगर ये सब पास हो गया मतलब आपका जो वैक्सीन हो चाहे एंटीबायोटिक हो वो फाइनली मार्केट में जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। सो यार इस तरीके से बहुत ही कम समय में मैंने जस्ट क्विक रिवीजन देने की कोशिश की अलॉन्ग विद दी नोट। होप सो आप लाइक करेंगे यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यार शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नहीं हो तो, ठीक है। सो इस तरीके से नोट के साथ आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, मतलब एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। एंड लाइक एंड सपोर्ट जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद यार जो चैप्टर बोलोगे वही चैप्टर इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा टाइम देना। लव यू गाइस, बाय बाय।